हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, हम कुछ थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में जो कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। तो स्टूडेंट बता दो, इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसका कहना ये था कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, कब बनता है, जब सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ये थ्योरी ऐसा कुछ नहीं कंसिडर करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज़ ड्यू टू प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जैसे दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, यानी अपोजिट चार्ज की वजह से सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इसी वजह से बॉन्ड बनता है। अब हम बात करेंगे कि ये थ्योरी क्या कहती है। अब तुमने ये तो पढ़ा ही होगा, जैसे हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, एग्जांपल लिए थे आयरन के, Fe2 पॉजिटिव, ये सेंट्रल मेटल एटम है या मेटल आयन कह सकते हो। तो सेंट्रल मेटल तो हमेशा आयन यानी कैटायन ही बनाएंगे, ये तो पता ही होगा तुम्हें। ये थ्योरी जो है, अच्छा इसके साथ अगर मान लो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो हमने ले लिया क्लोराइड 6। ठीक है, हम एक कंपाउंड बनाते हैं आयरन का विद क्लोराइड। अब ये तो है लिगेंड जिस पे चार्ज है नेगेटिव, ये है सेंट्रल मेटल एटम जिस पे चार्ज है पॉजिटिव। तो स्टूडेंट अगेन वही बात है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये थ्योरी ये कहती है कि सेंट्रल मेटल एटम को ये थ्योरी कंसिडर करती है अ सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। वो तो है ही, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो आयन यानी कैटायन ही बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ही बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा सेंट्रल मेटल एटम पे। लेकिन ये थ्योरी ये कहती है कि जो लिगेंड है उसको कंसिडर करती है ये थ्योरी अ सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब तुम सोच रहे होगे भाई, तो लिगेंड तो कई तरह के होते हैं, लिगेंड तो न्यूट्रल भी होता है। चलो यहाँ तो समझ आ गया, लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर मान लो लिगेंड यहाँ पर हो, सपोज क्लोराइड ना होकर हो वाटर। अब वाटर तो एक न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो वाटर कैसे अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन यानी कि कैटायन। तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि वाटर जो है वो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, सबको पता होगा। वाटर जो है इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव टू डेल्टा नेगेटिव, पोलर मॉलिक्यूल है। तो ऑफकोर्स जो इस पोलर का जो नेगेटिव पार्ट होगा दैट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मेटल कैटायन। जैसे इसमें ये वाला नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है इसका जो नेगेटिव एंड होगा, पोलर है तो इस पर पोल बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ऑफकोर्स पॉजिटिव जो कि कैटायन है सेंट्रल मेटल एटम है उसकी तरफ अट्रैक्ट कौन सा होगा, नेगेटिव पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि लिगेंड चाहे न्यूट्रल हो या नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट होगा ही, और जो न्यूट्रल होगा तो ऑफकोर्स पोलर होगा। तो पोलर होगा तो उसका नेगेटिव एंड जो है पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये थ्योरी लिगेंड को कंसिडर करती है अ सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, और भाई जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बनाएंगे कैटायन, उसका जो आयन होगा वो होगा कैटायन। तो अपोजिट चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट सबको। चलो अब हम इस थ्योरी को थोड़ा अप्लाई भी करेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। स्टूडेंट आज हम बात करेंगे, ठीक है। चलो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें 6 लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ते हैं, सारे मोनोडेंटेट होते हैं। ठीक है, तो उसका हमने प्लेन पढ़ा था। देखो जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम है, 4 लिगेंड तो एक प्लेन पर होंगे ये वाले,
ठीक है, एक लिगेंड होगा परपेंडिकुलर इसके ऊपर, एक होगा इसके नीचे। ये क्या है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात करेंगे, के लिए ज्योमेट्री होती है ये। सारे के सारे लिगेंड जो हैं वो मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है वो 90 डिग्री पर अरेंज होंगे। दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90, ये सारे एंगल 90 होते हैं। ये सारे एक प्लेन पर होंगे, स्क्वायर, प्लेनर स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पता ही होगा। ये इसके ऊपर होगा एक प्लेन के, एक नीचे होगा 90 डिग्री पे, तो सब में एंगल होता है 90 डिग्री। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो। स्टूडेंट अब इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, ये तो समझ आ गया कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब ये थ्योरी ये भी कंसिडर करती है स्टूडेंट कि जब लिगेंड मेटल, सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, ठीक है, अब अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन तो होगा ही, तो पास तो आएंगे ही। लेकिन जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा तो अब ये तो पता ही है जो लिगेंड है वो कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और सेंट्रल मेटल एटम की अगर ऑर्बिटल की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें भी होंगे। अब अगर लिगेंड का ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल के पास आएगा तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स हो तो रिपल्शन भी होगा उनके ऑर्बिटल्स के बीच में, सही बात है ना। तो जो लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो देयर विल बी ऑफ कोर्स रिपल्शन बिटवीन दी ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड एंड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम के हम कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, एक चीज़ का ध्यान देना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, कि जब कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो लिगेंड के ऑर्बिटल में और सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में स्टूडेंट रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। पहले अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्ज की वजह से, पास आएंगे तो उनमें फिर रिपल्शन भी होगा। रिपल्शन किसके बीच में, लिगेंड के ऑर्बिटल्स के बीच में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं। ऐसे ही सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल है वो भी इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, यानी कि दोनों ऑर्बिटल्स में क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है। तो ये थ्योरी कंसिडर करती है रिपल्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड द डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। याद रहे हम डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे डी ऑर्बिटल्स की रिपल्शन को समझने के लिए, अब डी ऑर्बिटल तो टोटल 5 होते हैं ना, सबने पढ़ा ही होगा। कौन कौन से होते हैं बताओ, डी एक्स वाई ओरिएंटेशन जो पॉसिबल होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक है। इसके अलावा डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 ओरिएंटेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। और इन ओरिएंटेशन को और रिपल्शन को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसको बड़े ही ध्यान से तुम्हें समझना है स्टूडेंट, ठीक है। हम एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हम ड्रॉ करेंगे एक क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा और सही से बना देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। हमने क्यूब ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं फर्दर। एक एक्सिस ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं बना है, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ, क्योंकि देखो एक्सिस का ही रोल है। एक्सिस, जब तक तुम्हें एक्सिस का नहीं पता लगेगा स्टूडेंट, तब तक तुम्हें रिपल्शन नहीं पता लगेगा लिगेंड्स का और सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, बट स्टिल कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। ठीक है, थोड़ा सा बेटर है। तो ये हमने क्यूब ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसकी एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ फर्दर। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, एक ऐसे कर दी, एक ऐसे एक्सटेंड कर दिया और एक ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ये एक्सिस हमने कंसिडर कर लिया x, दिस इज योर y एंड दिस इज योर z। 3 एक्सिस हैं, ध्यान देना। ठीक है, क्यूब ड्रॉ किया मैंने, कुछ नहीं किया। इससे तुम्हें एक्सिस को समझना और रिपल्शन को समझना आसान हो जाएगा। थ्योरी बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनते रहें। 3 एक्सिस हमने दिखाई, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज योर z एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर हम dxy ऑर्बिटल की बात करें, अब xy हमने यहाँ क्या दिखाया है, दिस इज x एंड दिस इज y। कुछ हमने इस तरीके का दिखाया है, दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है, तो तुमने ओरिएंटेशन पढ़ी होगी, dxy जो है इसके जो लॉब्स होते हैं वो बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से लॉब बन जाएगा कंप्लीट और एक लॉब इस तरीके से बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, dxy। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो एक्सिस के बीच में होते हैं लॉब्स, कहने का मतलब ये है। dyz होगा बिटवीन y एंड z एक्सिस। ठीक है, yz हमने क्या लिया है फटाफट से देख लेते हैं, दिस इज योर z एंड दिस इज योर y। ठीक है, दिस इज योर z, दिस इज योर y। इनके बीच में किस तरीके का बनेगा स्टूडेंट, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का। अब बात करें अगर dxz की हम, ठीक है, dxz की, dxz में क्या है स्टूडेंट, x हमने ऐसे लिया है लाइक दिस और z हमने ऐसे लिया है। तो बिटवीन दी एक्सिस लॉब्स बनेंगे, लॉब्स एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस पर नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान देना है तुम्हें। तो d ऑर्बिटल की शेप डबल डंबल होती है, जैसे एक डंबल तो ये बन जाएगा, एक डंबल ये। ठीक है, ये हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, क्लास 11 में पढ़ा है। तो 3 तो ओरिएंटेशन ये पॉसिबल होती है, इसके अकॉर्डिंग मैंने ड्रॉ किया है स्टूडेंट स्ट्रक्चर, ध्यान देना। 2 जो ओरिएंटेशन ये वाली है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर बात करें तो x और y क्या है सबको पता है, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे ये x है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये y है। तो न्यूक्लियस है ये, एक लॉब एक्सिस के ऊपर बनेगा, दूसरा लॉब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आखिरी इन चारों का तो फिर भी कॉमन ज्योमेट्री देखने को अगर देखा जाए तो चारों का शेप एक जैसा ही होता है, कॉमन सा ही होता है, डबल डंबल। dz का ओरिएंटेशन हमने पढ़ा था, दिस इज dz है और ये x हो गया जो भी है, दिस इज x, दिस इज z। इसमें क्या होगा, एक लॉब बनेगा इस तरीके से और एक इसमें चारों तरफ होगा ऑर्बिटल, यानी एक सर्कुलर रिंग बनती है, इसमें पढ़ा होगा तुमने। ठीक है, तो ये 5 ओरिएंटेशन है d ऑर्बिटल्स की जो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। तो मैंने पहले शेप बनाई है d ऑर्बिटल्स की। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आता है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, पहले तो अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्ज की वजह से। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आएगा तो सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में और लिगेंड्स में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि d ऑर्बिटल कौन सा है, क्योंकि पहले तो क्या होता है, इन d ऑर्बिटल की एनर्जी सबकी सेम होती है। ठीक है, क्या होती है, सेम, जिसको हम डी जनरेट एक वर्ड यूज़ करेंगे हम आगे कि दे आर डी जनरेट, यानी कि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबकी सेम होती है। लेकिन जब रिपल्शन होगा, जब लिगेंड आएंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो मेटल के d ऑर्बिटल्स में और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में रिपल्शन होता है। रिपल्शन सब में सेम नहीं होता है, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो रिपल्शन होने की वजह से क्या है कि जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है, यानी टूट जाता है वो, क्योंकि सब में रिपल्शन सेम नहीं है। तो जो जब वो स्प्लिट होगा, जब एनर्जी में स्प्लिट होगा, तो उनको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देंगे, 2 पार्ट्स में टूट जाता है वो, एक तो लोअर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल्स और एक हाइयर एनर्जी वाले d ऑर्बिटल्स। वो किस पे डिपेंड करता है, वो रिपल्शन पे डिपेंड करता है स्टूडेंट। ठीक है, कैसे, मान लो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दिस वाज योर x एंड दिस वाज योर
Z। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, अब इनकी ज्योमेट्री की वजह से, इनकी शेप की वजह से ये ऑर्बिटल जो है रिपल्शन फील कम करते हैं। इनको हमने नाम दे दिया है T2G। इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं T2G। 3 ऑर्बिटल हैं, इसमें भी 3 चीज़ें देख सकते हो, एक T, एक 2 और एक G। ये सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। 3 ऑर्बिटल है तो इसका नाम T2G रख दिया। इन ऑर्बिटल्स में जो है स्टूडेंट, वो जो रिपल्शन है वो होता है कम। सेंट्रल मेटल एटम के D के 5 ऑर्बिटल है, पहले एनर्जी सेम होती है सबकी, डी जनरेट होते हैं। जब ये लिगेंड आएंगे तो डी ऑर्बिटल्स में और लिगेंड के ऑर्बिटल में रिपल्शन होगा। ऑफ कोर्स रिपल्शन ज़्यादा होगा तो सबको पता है मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतनी ही एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो रिपल्शन किसकी ज़्यादा होगी, अब देखो साफ दिख रहा है। ये जो ऑर्बिटल हैं ये होते हैं लोअर एनर्जी वाले। कैसे होते हैं, लोअर एनर्जी वाले। और ये जो 2 हैं इनको हम नाम देंगे Eg। ये होंगे हायर एनर्जी वाले। कौन से होंगे, हायर एनर्जी वाले। ऐसा क्यों है भाई, बिल्कुल साफ है। देखो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही ये दिख रहा होगा ना भाई, ये एक प्लेन पर है, ये एक प्लेन पर है, और ये हो गया परपेंडिकुलर, एक ऊपर एक नीचे, जो हमने ऑक्टाहेड्रल की बात की थी। अब सीधी सी बात है, ये मेटल जो है इसके ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज होंगे। तब जब लिगेंड आएगा, अगर मान लो लिगेंड इस डायरेक्शन से आ रहा है और इसका ऑर्बिटल भी इधर है और लिगेंड इधर से आ रहा है, सपोज ये 2 ऑर्बिटल, ये लिगेंड का ऑर्बिटल है, ये मेटल का ऑर्बिटल है। अब लिगेंड इस डायरेक्शन में आएगा तो ये ऑर्बिटल क्योंकि इसके डायरेक्ट सामने आ गया तो रिपल्शन होगा ज़्यादा। अब मान लो अगर लिगेंड होता बिटवीन द एक्सिस कहीं, मान लो सपोज यहाँ है, ये मान लो इनके बीच में है, तो ये लिगेंड, ये जो ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम का, डी ऑर्बिटल का जो ऑर्बिटल है ये, इसके और लिगेंड के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो रिपल्शन भी क्या होगा, कम। तो यानी वो ऑर्बिटल जिनके लॉब्स एक्सिस पर हैं तो दे विल डायरेक्टली फेस द लिगेंड, और डायरेक्ट फेस करेंगे तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इसी वजह से इन ये जो 2 डी ऑर्बिटल है जिनको अपने नाम Eg दिया है, इनकी एनर्जी होती है ज़्यादा, बिकॉज दे विल कम इन कॉन्टेक्ट टू लिगेंड्स, डायरेक्टली दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द लिगेंड्स, तो दे विल फील मोर रिपल्शन। तो इनके लिए, इसलिए इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इनकी एनर्जी होगी कम। ये चीज़ क्लियर हो गया सबको। अब मैं इसको एक डायग्रामेटिकली वे में भी समझाने की कोशिश करूँगा। इसको मैं अभी फ़िलहाल रब कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, बड़े अच्छे से इसको समझना है। 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, सबको पता ही होगा, जिसकी ओरिएंटेशन अभी हमने बात की, dxy dy z dxz dx² - y² और dz²। ये 5 डी ऑर्बिटल है। अब इनकी फिलहाल एनर्जी सेम है, इसलिए सेम हाइट पे हमने दिखाया है इसको, सेम हाइट पे, ठीक है। लेकिन जब इनमें स्प्लिटिंग होगी, क्या होगी, स्प्लिटिंग, ध्यान देना, जब स्प्लिटिंग होगी तो ये 2 पार्ट में टूट जाएंगे। एक तो ये वाले 3, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। जब इनमें स्प्लिटिंग होगी तो ये ऐसे टूट जाएंगे। रिपल्शन की वजह से एनर्जी तो बढ़ेगी, ये तो एवरेज एनर्जी थी इनकी, या ये कहो कि इनकी एनर्जी सेम थी, एनर्जी बढ़ेगी तो ऊपर ही जाएगा ग्राफ। ये वो 2 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी कम बढ़ी, ठीक है। और ये वो ऑर्बिटल है जिनमें रिपल्शन ज़्यादा था, जिनकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ी। मतलब ये तो थे T2G वाले और ये थे Eg वाले। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं। वन 1 2 और 3 T2G, ठीक है।
ये वो 5 d ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी सेम थी। रिपल्शन की वजह से भैया जो d ऑर्बिटल है वो 2 पार्ट्स में टूट गया, एक लोअर एनर्जी वाले में, एक हायर एनर्जी वाले में। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये समझ आ गया होगा ना? ये 3 कौन से वाले हैं? ये वही हैं स्टूडेंट, dxy, dyz और dxz। हायर एनर्जी वाले 2 थे, dx² माइनस y² और dz²। ठीक है, चलो अब यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो अब अगर ये बताओ, अगर ऐसा होता, वैसे ऐसा नहीं होता है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें डाल रहे हैं कि मान लो सभी लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के सभी d ऑर्बिटल्स में रिपल्शन होता सेम। तो रिपल्शन सेम होता तो सबकी एनर्जी स्प्लिटिंग के बाद भी क्या होती? सेम। तो मान लो सेम का मतलब ये है कि स्प्लिट होगी, रिपल्शन होगा तो एनर्जी तो खैर बढ़ेगी, रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। ये तो इनकी एनर्जी इनिशियल थी, बढ़ेगी, लेकिन होती सबकी सेम, तो सेम हाइट पे बनाते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो सबकी एनर्जी क्या होती? सेम होती। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में डाल रहा हूँ स्टूडेंट। अगर सब में रिपल्शन सेम होता तो सेम रेट्स, सेम हिसाब से एनर्जी बढ़ती, और एनर्जी सेम हिसाब से बढ़ती तो एनर्जी भी सेम होती, तो सेम हाइट पे होते सारे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं, वैसे इसको, इस लाइन को हम बेरी सेंटर भी बोलते हैं। बेरी सेंटर मतलब एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हमने डाल दिया कि अगर मान लो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में, लिगेंड के ऑर्बिटल्स में और सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल में अगर रिपल्शन सेम होता तो रिपल्शन होने से एनर्जी तो खैर बढ़ेगी, बढ़ जाएगी एनर्जी, लेकिन एनर्जी सबकी सेम होती। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया, सेम हाइट पे। इसको क्या बोलते हैं? बेरी सेंटर। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ, बेरी सेंटर से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, इसको कि यहाँ से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी बढ़ गई या इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी कम हो गई। ठीक है, इनकी एनर्जी कितनी बढ़ गई और इनकी एनर्जी कितनी कम हो गई। इसको ग्राफ को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। बेसिकली हमने इस ग्राफ को ही फॉलो करना है, बेरी सेंटर से कितनी उसकी बढ़ गई और कितनी उसकी कम हो गई, ये वाला ग्राफ हम देखेंगे। इस ग्राफ को अब फिलहाल भूल जाओ, इसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये वाला ग्राफ हमें देखना है, ये वाला। तो इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस 1 2 3 4 5। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, 1 2 1 2 3। ठीक है, ये वही थे लोअर एनर्जी वाले T2G, ये थे हायर एनर्जी वाले EG। ठीक है, और इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेट ड्रॉ कर दूँ तो कुछ इस तरीके की लाइन आएगी। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लैम्डा O, यानी इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिट तो हो ही गया है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, जिसको हम dq से भी रिप्रेजेंट करते हैं या लैम्डा O से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी जो इन दोनों ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम लैम्डा O या dq भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? तो स्टूडेंट ये d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग है, यानी रिपल्शन की वजह से लिगेंड के ऑर्बिटल और सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल में रिपल्शन की वजह से इस तरीके से स्प्लिट हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट हम ये बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, हम अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। ये स्प्लिटिंग हमने पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। अब मान लो ये जो एनर्जी है इनकी, ठीक है, डीजनरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, या डीजनरेसी नहीं यूज़ करेंगे। ये जो एनर्जी है, मान लो इनकी जो सेम रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है, मान लो अगर ये एनर्जी है 0, ठीक है, हमने 0 मान ली एनर्जी सपोज। ठीक है, क्या होगी? 0। तो हमें देखना है कि इससे कितनी एनर्जी इनकी कम है और कितनी ज़्यादा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है,
ये जो बढ़ जाती है ये बढ़ती है +6 DQ, और जो डिक्रीज होती है वो होती है -4 DQ। ठीक है, +6 DQ, या इसको हम लिख सकते हैं +0.6 लैम्डा ओ, एक ही बात है स्टूडेंट, इस चीज़ को ध्यान देना। और -4 DQ, या हम इसको लिख सकते हैं -0.4 लैम्डा ओ, इज़ द सेम थिंग। इस चीज़ को ध्यान रखना है तुम्हें, मैं इन DQ की टर्म में बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वैसे भी रिजल्टेंट तो खैर 0 ही आना था। देखो कितने ऑर्बिटल है, 3 है, 1 2 3, सबका कितना है -4, -4 -4 -4, कितना हो गया भाई, -12। ये कितना है, एक का +6 है, दूसरे का भी +6 है, तो कितना हो गया +12। तो +12 -12 रिजल्टेंट तो कितना आना है, 0। ठीक है, तो अगर 0 है ये सेंटर जो बेरियर सेंटर है, इससे हमें देखना है कि इससे कितनी कम होगी या कितनी ज़्यादा होगी। जो डिफरेंस होगा उसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में लिखते हैं CFSE। ठीक है, यहाँ तक आ गए सब में। और स्टूडेंट एक फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है CFSE निकालने के लिए, तो वो फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्टेबलाइजिंग एनर्जी के लिए -0.4x + 0.6y डेल्टा O। ठीक है, ये बता दूंगा मैं फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा, इसमें XY क्या है, XY बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो स्प्लिटिंग है, ये जो d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो रही है लिगेंड्स के ऑर्बिटल के पास आने की वजह से, तो ये सारा का सारा बेसिकली रिपल्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिपल्शन पे डिपेंड करता है, इवन लिगेंड्स पे भी डिपेंड करता है। अगर लिगेंड्स तो वीक है तो भैया रिपल्शन भी कम होगा, और लिगेंड अगर स्ट्रांग है तो रिपल्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो थोड़ा समझें इस चीज़ को कि रिपल्शन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑफ कोर्स CFSE पे। तो देखो ये हमने ले लिया सेंट्रल मेटल एटम के d ऑर्बिटल टोटल 5। ठीक है, अब अगर स्प्लिटिंग, अगर लिगेंड है वीक है तो भैया स्प्लिटिंग भी कम होगी, कुछ इस तरीके की। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ तो वही सीन बनाना है तुम्हें। ठीक है, लाइक दिस, 1 2 1 2 3, ये वही है T2G, ये है EG, ये लोअर ये हाइयर। ठीक है, अगर लिगेंड वीक है तो भैया सीधी सी बात है, रिपल्शन कम होगा सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में, और उसके खुद के ऑर्बिटल में वीक है वो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, रिपल्शन भी पास कम आएंगे तो रिपल्शन भी कम होगा, एनर्जी भी कम होगी। एनर्जी का मतलब हम दोनों के एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ΔO या DQ भी लिख सकते हो की बात है। लेकिन अगर ये ही लिगेंड्स होते स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था आयरन का विद, एक तो हमने लिया था वाटर जो कि वीक लिगेंड में आता है, और एक हमने लिया था वाटर के अलावा अमोनिया किस में आता है, स्ट्रॉन्ग में। अब देखो सेंट्रल एटम सेम है, मेटल एटम आयरन है, लिगेंड का फ़र्क है। लिगेंड अगर होगा वीक तो रिपल्शन कम होगा, तो ये डिफरेंस भी कम होगा, स्प्लिटिंग कम होगी। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग होगी ज़्यादा, लाइक दिस। ठीक है, इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। ये हायर एनर्जी वाले हैं EG, ये लोअर एनर्जी वाले हैं। दिस इज़ योर T2G, दिस इज़ योर EG। ठीक है, अब स्प्लिटिंग ज़्यादा हुई है स्टूडेंट, साफ दिख रहा है तुम्हें, स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा, और जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी होगा ज़्यादा। इसको आप DQ भी लिख सकते हो या इसको ΔO भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम में जो रिपल्शन है
वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग है वीक है। अगर वीक है तो रिपल्शन कम होगा, स्ट्रॉन्ग है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग ये जो CFS है ये भी ज़्यादा होगी। समझ आ गया? तो अब मान लो जब हमें इन ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग के बाद ऑर्बिटल्स में अगर हमें इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ध्यान देना ये हमने लिया है T2G और ये हमने लिया है EG 2 थे सॉरी, ठीक है। इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके ऑर्बिटल से, यहाँ पर लिया है हमने T2G और अगेन EG, दिस इज योर T2G, दिस इज योर EG, ठीक है। तो स्प्लिटिंग किसमें ज़्यादा है, जिसमें लिगेंड होगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑफ कोर्स सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में और लिगेंड के ऑर्बिटल में रिपल्शन पे डिपेंड करता है सब कुछ, कि स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी या कम, रिपल्शन ज़्यादा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा, रिपल्शन कम तो स्प्लिटिंग कम। तो लिगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है, ये फिर सिर्फ एक फैक्टर है। इसके अलावा सेंट्रल मेटल एटम के चार्ज पे भी डिपेंड करता है। भाई अगर चार्ज जो है कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम होगा, तो पास कम आएंगे, पास कम आएंगे तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी कम होगी। हम बात कर रहे हैं CFSE की, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी बहुत कम है, ये साफ दिखाई दे रहा है। अब मान लो अगर हम सेंट्रल मेटल एटम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 5, हम पढ़ेंगे D5 से D7 का केस, ठीक है, D5 से बल्कि D4 से D7 का केस, क्योंकि D1 2 3 और 8 9 10 का तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम ही रहेगा। हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं d ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग के बाद, तो ऑफ कोर्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाना है, ये तो कॉमन सी भी बात है। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले D4 की, D4 मतलब d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन डलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, पहले इसकी बात कर लेता हूँ, ये था स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहाँ पे, जिसका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है, और ये ग्राफ किसके लिए है, वीक लिगेंड के लिए है, ठीक है। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, इसलिए एनर्जी ज़्यादा है। आपको इलेक्ट्रॉन 4 डालने हैं, लोअर से हाई है, नीचे से ऊपर जाएंगे। 4 कैसे डालेंगे, 1 2 3, ठीक है। एक सेकेंड, ये काम थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको एक बार रब कर रहा हूँ। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये जो स्प्लिटिंग दिखाई है हमने किस केस में ली है, सेंट्रल एटम सेम है दोनों केस में, सिर्फ लिगेंड का फ़र्क है। यहाँ लिगेंड वीक है, यहाँ लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, रिपल्शन ज़्यादा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो एनर्जी डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। और जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, तो जब हम मान लो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं इसमें, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन दिखा रखी है, T2G दिखाया हमने, ये नीचे 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, और इसमें दिखाया हमने EG, ठीक है। अब मान लो D4 की बात कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन डालने हैं 4, तो 4 डालने हैं तो कैसे डालेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, क्या ये नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा। देखो साफ सीधी बात है, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से, कौन सा था ये, T2G था ना, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आपको इसी में फिल करना पड़ेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज T2G टोटल कितने 4, और EG में है नहीं तो इलेक्ट्रॉन आएंगे 0, तो दिस विल बी दी कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर स्प्लिटिंग। अब अगर मैं इसकी बात करूँ वीक लिगेंड की, तो वही है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही डलेंगे भाई। ये 3 ऑर्बिटल दिखा दिया मैंने, T2G, और ये ले लिया हमने EG। अब इसमें एनर्जी गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ईजिली जा सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। तो 4 डालने कैसे हैं तुमने, 1 2 3, क्योंकि ऑर्बिटल तो पूरा D है नहीं है, तो 4th इसमें ऊपर आएगा, 5th आएगा यहाँ पे, फिर पेयरिंग होगी। इसमें क्या है कि जब तक नीचे वाले नहीं भरेंगे ऊपर नहीं जाना है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दी कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? चलो ठीक है, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब
ये तो हमने बात की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग कैसे होगी। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, स्क्वायर प्लेनर नहीं है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, ये जो ऑर्डर है स्प्लिटिंग का ये रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा। यानी इस केस में Eg आ जाएगा नीचे, यानी ये लोअर एनर्जी वाले हो जाएंगे, T2G चला जाएगा ऊपर, यानी कि हो जाएंगे हायर एनर्जी वाले। कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही करती हैं, ठीक है, जैसा स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग वीक के केस में ऐसे और स्ट्रॉन्ग के केस में ऐसे। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा। थ्योरी बहुत आसान है ये, ठीक है, बिल्कुल इजी थ्योरी है कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आएंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल में और लिगेंड के ऑर्बिटल में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। रिपल्शन सेम नहीं होता पांचों डी ऑर्बिटल्स का और लिगेंड्स का, ज्योमेट्री की वजह से ऑक्टाहेड्रल में। तो मैंने बता दिया कि रिपल्शन किस में ज़्यादा होगा, किस में कम। जिनमें ज़्यादा होगा उनकी एनर्जी ज़्यादा, जिनमें रिपल्शन कम होगा उनकी एनर्जी क्या होगी, कम, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा लेते हैं, Fe(S2O) हॉल 6 चार्ज प्लस K2, ठीक है। एक हमने ये वाला पढ़ा था और एक इसी में एग्जांपल पढ़ा था हमने अमोनिया का, ठीक है, NH3(6) ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, सब में आयरन पे चार्ज कितना है, प्लस K2, ठीक है। दोनों के एग्जांपल लेके हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है इसमें, सबसे पहले तुम्हें इसकी स्टीरियो सब कुछ निकालना है। इस केस में 6 पार्ट इस क्वेश्चन के बनते हैं इस थ्योरी के बेसिस पर, ठीक है। स्प्लिटिंग भी, कॉन्फिग, सब कुछ बताना है इसमें बेसिकली। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सेंट्रल एटम पे चार्ज निकालना है। चार्ज इसमें ये पहला पार्ट है इसका, सेंट्रल एटम पे चार्ज अगर x है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस K2, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है 0, सबका ऐड करोगे +2 तो प्लस कॉम्प्लेक्स पे भी +2 चार्ज है, ये न्यूट्रल है तो आयरन पे +2 आ गया। तो पहले सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की, इसके बाद इसकी नेमिंग करते हैं। दूसरा पार्ट नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करेंगे, पहले लिगेंड्स की नेमिंग होगी, 6 है, हेक्सा, अच्छा वाटर है तो एक्वा, कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो नाम बदलेगा नहीं, क्या आएगा, आयरन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकेंड, तो ये होगी इसकी नेमिंग, हेक्सा, एक्वा, आयरन। अगर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता तो फेरेट बन जाता, ये 8 लग जाता इसमें, ठीक है। नेमिंग होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। सबसे पहले हम आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। एटॉमिक नंबर 26 है, सबको पता है, आर्गन 18, 3D 4s2 20 और 6 26, चार्ज +2 है तो Fe2 पॉजिटिव, यानी कि भाई क्या आ गया, ये 3D6 आ गया, ये कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 3D6 तो D में 6 डालने हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, सबको पता है स्प्लिटिंग कैसे होगी, अभी पढ़ा था, एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी। लोअर एनर्जी वाले T2G, हायर एनर्जी वाले Eg। अच्छा वाटर, अच्छा D6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, ठीक है। 6 का मतलब देखो नीचे से स्टार्ट होगा तो ये तो सब में कॉमन है, 3 तो ये आने ही आने हैं। अब बात करते हैं कि पेयरिंग होगी या ऊपर जाना है, तो वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। अभी बताया था वाटर, पहली थ्योरीज में पढ़ा था कि वाटर एक वीक लिगेंड है, जो वीक होते हैं उनमें रिपल्शन कम होगा, स्प्लिटिंग कम होगी। स्प्लिटिंग कम होगी तो ग्राफ पास पास होगा, दोनों का एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे हम, चौथा 4 5, उसके बाद आएगा 6। समझ आ गया स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, फिर नीचे से पेयरिंग करानी है 6। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी स्टूडेंट, कॉन्फ़िगरेशन होगी T2G कितने हो गए भैया, 4 और Eg कितना हो गया, 2। क्लियर, तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन आ गई तो भैया यहाँ से तुम मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 Bm, यानी कि बोहर्स मैग्नेटॉन। ये स्प्लिटिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन आएगी पेपर में लिखनी। मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेना, अनपेयर्ड कितने साफ दिख रहा है, 4 है, तो n की वैल्यू 4 रख देना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। 5th पार्ट भाई, ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था 6, सबको पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखें तो अनपेयर्ड है, कैसा नेचर है, पैरामैग्नेटिक। तो स्टूडेंट इस तरीके से 6 के 6 पार्ट निकालने आते हैं
कॉन्फ़िगरेशन आएगी, तो स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे डालने हैं, लिगेंड पे डिपेंड करेगा, रिपल्शन पे डिपेंड करेगा, एनर्जी पे डिपेंड करेगा, बाकी सारा जनरल है। ऐसे ही इसमें आप निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें आज करने के लिए दे रहा हूँ। इसमें अमोनिया एक क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आएगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग है तो पहले क्या होगी, पेयरिंग होगी ना, क्योंकि वो एनर्जी पेयरिंग नहीं होगी स्ट्रॉन्ग वाले में। तो कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर जाना ही नहीं है। तो T2G कितना हो जाएगा, 6। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया। डायमैग्नेटिक ही हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है और इसका कैसा नेचर होता है, डायमैग्नेटिक, पढ़ा था, याद होगा तुम्हें। तो ये 6 पार्ट है, तो ये 6 पार्ट निकालना आसान है। बाकी इस थ्योरी में कुछ नहीं है स्टूडेंट, इस थ्योरी को आज अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, मे बी इन दी नेक्स्ट क्लास दिस चैप्टर विल बी कम्प्लीटेड, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।